everyone, this is Sakshi, currently an MBBS student in a government medical college in Maharashtra. So welcome to my YouTube channel Sakshi this side. So यार ये YouTube चैनल मैंने बनाया है फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो आपको इस चैनल पे फिजियोलॉजी के सारे ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे इन अ वेरी लेस टाइम, इन अ मिनिमम टाइम पॉसिबल. ठीक है. तो मैं गाइडन से, विच इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स, और भी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे पढ़ के खुद पढ़ाने वाली हूँ. तो यार आज सबसे पहला वीडियो है आज का. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी. तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है. तो यार ना हर वीडियो में ऐसा ही रहेगा. मतलब पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, फिर उसका थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन रहेगा, फिर अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो है ना, ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यार ये ना लाइक इनिशियल टॉपिक है, तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं लाइक आगे का जो रहेगा रेस्पिरेशन को समझने के लिए. बाकी इससे एज सच कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता. मतलब आता है लाइक ये वाला आता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और ये वाला बार बार आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. जो ना ये ना मेरे खुद के पेपर में आया था. मतलब मैं 2021 बैच से हूँ ना, तो 2021 में आया था ये. उसके बाद है ना ये ना सेम क्वेश्चन मैंने देखा था 2018 में रिपीट हुआ था, 2019 में रिपीट हुआ था. मतलब इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी है, बट यार ये बार बार रिपीट होता है तो पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद यार ये कभी कभी ना रेस्पिरेटरी यूनिट भी पूछ लेते हैं. उसके बाद ना कभी कभी ना नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन भी पूछ लेते हैं. ठीक है. तो ये पढ़ना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अभी देखो ये ना मैं आपको पेपर दिखाने के लिए लाई थी. ये यार ये मेरा पेपर है, 2021 का पेपर है. मैंने पेपर दिया ना, तो देखो इसमें ना पहला ही क्वेश्चन वो आया था यार. देखो ये देखो लेयर्स पूछी है बहुत सारी, और पूछा है कि इन्यूमरेट द फैक्टर्स बता दो अफेक्ट द गैसियस डिफ्यूजन. ये बहुत ईजी है, मैं बताने वाली हूँ. उसके बाद यार देखो ये ना ये 18 में 19 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. वही ये इसमें डायग्राम पूछ लिया है और इसमें फैक्टर्स पूछ लिए. ठीक है. उसके बाद देखो 19 में वही क्वेश्चन, ये मेरा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब कर दो और जो फैक्टर्स बता दो. ठीक है. तो यार इसमें ना मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है यार, इसमें ना फैक्टर्स बहुत बार पूछ लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसियस डिफ्यूजन. और यार ये जो अपनी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, इसकी यार लेयर्स पूछ लेते हैं. ठीक है. तो अपन सब पढ़ लेंगे. चलो अब ये ना अपन स्टार्ट करें रेस्पिरेशन से. तो यार रेस्पिरेशन मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यार अपन को पता ही है रेस्पिरेशन क्यों ही इम्पोर्टेंट है ना. तो ये जो रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द बॉडी सर्वाइव ऑन ऑक्सीजन. क्यों? टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑब्वियसली. ओके. ये अपन पढ़ चुके हैं यार कि ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है. सो इसीलिए जो है ना रेस्पिरेशन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है. और यार देखो ना, मैं इसमें ना ऐसे हर चीज़ नहीं लिखूंगी जो मैं बोल रही हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज वीडियो का लेंथ बहुत ही बढ़ जाएगा. तो मैं ना जितना इम्पोर्टेंट होगा ना समझाने के लिए उतना मैं लिख दूँगी. और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो, तो आपको इसके नोट्स भी जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे यार मिल जाएंगे. मैं उसका लिंक भी दे दूँगी आपको. तो अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. तो इसमें मैं सब कुछ नहीं लिख पाऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत ही बड़ी हो जाएगी. ठीक है. अब इस पर अपन समझने पर फोकस करते हैं. ठीक है. चलो ये हो गया. फिर ना रेस्पिरेशन के यार वो वही 4 जो बेसिक स्टेप्स होती है वो अपन को पता है. पहला क्या होता है? पल्मनरी वेंटिलेशन. फिर दूसरा क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वियोलाई. ठीक है. एंड ब्लड. ठीक है. फिर तीसरा हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड टू एंड फ्रॉम द बॉडीज टिश्यू सेल्स. ठीक है. उसके बाद यार हो जाता है रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन. ये हो जाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, बेसिक सबको आता है. ठीक है. चलो अभी अपन थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे, तो एनाटॉमी थोड़ी सी पढ़नी चाहिए. एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी. ठीक है. मतलब फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, मतलब फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए जो एनाटॉमी अपने को पढ़नी है. ठीक है. तो ये अभी अपने को आता है लंग्स में क्या होता है. फिर 2 लंग्स होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट. फिर ना ये भी अपने को पता होता है कि लाइक लेफ्ट में जो है पता होता है कि जो है ना अपना राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं.
राइट लंग में वी आर हैविंग 3 लोब्स, और ये जो अपना लेफ्ट होता है उसमें यार अपने पास होते हैं 2 ही लोब्स, ठीक है। देन वी आर हैविंग ट्रकियो ब्रोंकियल ट्री। यार ट्रकियो ब्रोंकियल ट्री क्या है, उसमें नाम, उसके नाम में तो है, तो उसमें यार एक होता है ट्रकिया, फिर उसमें होता है ब्रोंकाई, फिर होते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है, और होता है रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट। तो ये रेस्पिरेटरी यूनिट खुद में एक क्वेश्चन है, मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो ये अपन इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अभी ना ये मैंने ये वाला डायग्राम लाया है ट्रकियो ब्रोंकियल ट्री समझाने के लिए। कुछ नहीं है, ट्रकिया है, फिर ट्रकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंका एट द पॉइंट विच इज कॉल्ड द हाइलम ऑफ द लंग, ठीक है, हाइलम ऑफ लंग, ठीक है। तो हाइलम ऑफ लंग पे ट्रकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंका, दैट इज राइट एंड लेफ्ट ब्रोंका। Then bronchi gives rise to bronchioles. Then bronchioles will gives terminal bronchioles, and terminal bronchioles then will give respiratory bronchioles. Then we will get the alveolar duct and the alveolar sac. Alveolar sac मतलब ही alveoli है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये था ट्रकियो ब्रोंकियल ट्री, जिसपे क्वेश्चन नहीं आता बट दिया है तो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन वी आर हैविंग द रेस्पिरेटरी यूनिट। यार इस पर क्वेश्चन आ जाता है इसमें भी कुछ नहीं। तो यार रेस्पिरेटरी यूनिट जो है ना, रेस्पिरेटरी यूनिट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स एक्चुअली। तो यार इसमें 3 चीज़ें होती है। कौन सी होती है 3 चीज़ें? तो नंबर 1 इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है यार एल्वियोलर डक्ट, और अपने उसके बाद अपने होता है एल्वियोलर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्चुअली ये है रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी यूनिट है। तो दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वियोलर डक्ट और अपने एल्वियोलर सैक, ठीक है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है। तो यार ये रेस्पिरेटरी यूनिट इन द सेंस की देखो ये एल्वियोलाई है, फिर इसके आजू बाजू में क्या होता है कैपिलरी प्लेक्सस है, ठीक है, यही है एक्चुअली रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है। तो यार ये अपन को पता होता है, ये यहाँ पे ना ये कैपिलरी प्लेक्सस होता है ऐसा, ठीक है। और ये जो है ना एल्वियोलाई और कैपिलरी प्लेक्सस मतलब कैपिलरी जो है ये मिलके ही बना लेते हैं। ये बहुत ही थिन होता है, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 6 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और यही क्या है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है जो अपन पढ़ने वाले आगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी मेम्ब्रेन एज वेल, ठीक है। इसका थिकनेस बहुत ही छोटा होता है, क्यों? क्योंकि गैसियस का डिफ्यूजन जो है बहुत ही रैपिडली होना चाहिए, इसलिए इसका थिकनेस जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। चलो अभी अपन ये भी हो गया, उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर बार बार क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो यार इसके ना लेयर्स बार बार पूछते हैं, लेयर्स। तो लेयर्स अपन देख लेते हैं। तो ना सबसे पहला लेयर कैसा होता है ना, सपोज देखो ये एल्वियोला है, ठीक है, ये एल्वियोला है, ठीक है, और ये अपना कैपिलरी है, ठीक है। तो है ना यहाँ पे एक्चुअली सर्फेक्टेंट का लेयर होता है जो आगे आपको आएगा ही, एंड दिस सर्फेक्टेंट सर्व्स टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये सर्फेक्टेंट होता है, और ये है ना ये अपनी वो है कैपिलरी है, ठीक है। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट दी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी इसके लेयर्स अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लेयर जो होती है ना, यहाँ पे देखो दिख भी रहा है फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट। तो सबसे पहली लेयर होती है सर्फेक्टेंट की, ठीक है। सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है सर्फेक्टेंट की लेयर होती है। दूसरी लेयर जो होती है ना वो वी आर हैविंग, देखो ये है ना अपना जैसे कि ना यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, ये अपना एल्वियोला है, ठीक है, एल्वियोला है, फिर ये अपना कैपिलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या आ जाता है सर्फेक्टेंट आ जाता है, फिर ये जो अपना एल्वियोला है उसकी कैपिलरी आ जाएगी, फिर उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी, फिर यहाँ पे ना एक वो आ जाएगा मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी एंडोथेलियम किसकी कैपिलरी की। फिर उसके बाद वहाँ उसके एंडोथेलियल सेल्स आ जाएंगे। तो ये ना ऐसी 6 लेयर्स होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो पहली लेयर होती है सर्फेक्टेंट की, दूसरी लेयर जो होती है ना वो होती है एल्वियोलर एपिथेलियम की, ठीक है, एल्वियोलर एपिथेलियम की दूसरी लेयर होती है, ठीक है। अब इस एल्वियोलर एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है ना, देयर इज द इंटरस्टिशियल स्पेस होता है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द कैपिलरी, तो वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यार कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, अपने जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है यार एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, उसके बाद एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी आ जाता है, ठीक है। तो यार ऐसी ना 6 लेयर्स होती है विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को पल्मोनरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। चलो ये यार इसका डायग्राम भी देख लो, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो ये देखो पहली लेयर है किसकी, सरफेक्टेंट की। दूसरी लेयर है एल्वियोलर एपिथेलियम की। तीसरी है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फोर्थ है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। फिफ्थ है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। और सिक्स्थ ये है एंडोथेलियम ऑफ दिस कैपिलरी, ठीक है। अब यहाँ पे ना डिफ्यूजन भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एंड दिस CO2 का डिफ्यूजन, ओके। देखो यहाँ पे दिखा है कैपिलरी की एंडोथेलियम है, ये कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो यार इसमें ना कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो ये अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है ना यार, वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखो यार, तो यार देखो ये ना होता है अपना एल्वियोल है, ठीक है। डायग्राम्स को प्लीज़ जज मत करना, मैं अब बहुत अच्छे से बना सकती हूँ, उसको टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। अब नोट्स में देखते हैं कितने अच्छे से बनाई है मैंने, ठीक है। तो देखो ये ना एल्वियोलाई है और यार ये कैपिलरी है, ठीक है। यार यहाँ पे एल्वियोलाई में ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो इट्स अराउंड 104 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना अपना कैपिलरी, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना इट्स अराउंड 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो यार अभी अपन को यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज ग्रेडियंट, आई मीन प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 64 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इस ग्रेडियंट की वजह से जो है ना ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वियोलर एयर टू द पल्मोनरी ब्लड, ओके। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट का हो गया। उसके बाद अभी अपन ना कार्बन डाइऑक्साइड का भी देख लेते हैं। तो एल्वियोलर एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है ना, वो यार होता है अराउंड 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। और ये जो होता है ना अपना क्या पल्मोनरी ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 46 mm ऑफ Hg, ठीक है, ठीक है। तो है ना देखो अभी यहाँ पे ना प्रेशर ग्रेडियंट हो गया ना 6 का, तो CO2 विल डिफ्यूजेस फ्रॉम द पल्मोनरी ब्लड टू द एल्वियोलाई, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। देन वी आर दूसरा फैक्टर जो है ना वो होता है सरफेस एरिया, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो यार ये जो होता है ना अपना रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहता है ना यार, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होता है। एंड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर सरफेस एरिया बढ़ जाता है इन एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में बढ़ जाता है और ये कम हो जाता है अगर सपोज लंग्स कोलैप्स वगैरह हो जाते हैं ना, तो सरफेस एरिया ऑब्वियसली कम हो जाता है। सपोज लंग्स का पार्शियल रिमूवल हो गया ना अगर, तो भी सरफेस एरिया कम हो जाएगा और उसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर जो होता है ना यार वो होता है थिकनेस, ठीक है। सो इट इज़ द थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन विच ऑल्सो अफेक्ट्स द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यार इसकी थिकनेस वैसे होती कितनी है, सो इट्स अराउंड 0.6 माइक्रोमीटर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, ओके। तो ना रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। मतलब अगर सपोज थिकनेस जितना कम रहेगा ना उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो थिकनेस कम, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यार वी आर हैविंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस में यार रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सोल्यूबिलिटी, ठीक है।
तो जितनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ना गैसेस की यार, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। अभी ना इसका एक एग्जांपल देख लो, मतलब जो CO2 है ना, CO2 इज़ 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल, 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल, ठीक है, 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा ना यार, वो है ना फास्टर होता है, ठीक है। प्लीज़ डोंट जज माई हैंड राइटिंग, वो अभी इस पर ऐसी आ रही है ना, वो पेन पेपर बहुत अच्छी आती है, वो आपको नोट्स पे दिख जाएगा। नोट्स पे मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, आपको सब समझ में आ जाएगा, और मेरे को लगता है अब भी समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा जो फैक्टर्स है ना, क्योंकि अभी मैं ना समझाने में फोकस कर रही हूँ ना, इसलिए ऐसी हैंड राइटिंग आ रही है, बाकी नोट्स में सब बहुत अच्छे से लिख रखा है, सो प्लीज़ डोंट वरी, ठीक है। दूसरा है यार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो ये जो है ना डिफ्यूजन रेट जो है ना, डिफ्यूजन रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। देन वी आर हैविंग द टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, लाइक रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो यार अपने फैक्टर्स भी पढ़ लिए अपन ने, देखो कौन से पढ़ लिए अपन ने। सो वन इज प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा यार सरफेस एरिया अफेक्ट करता है, फिर थिकनेस अफेक्ट करता है, ठीक है। देन सोल्युबिलिटी अफेक्ट करती है, उसके बाद है ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस अफेक्ट करता है, एंड टेम्परेचर भी उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद यार अपना ना अभी एक लास्ट टॉपिक रहा बस, फिर वीडियो एंड हो जाएगी यहीं पे, ठीक है। तो दैट इज द नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ठीक है, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यार सबसे पहला फंक्शन जो है ना, दैट इज द फिल्ट्रेशन फंक्शन। तो यार एयर जब पास होती है ना हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज से, तो यार वो ना फिल्टर होके जाती है, फिल्ट्रेशन फंक्शंस। और वो फिल्ट्रेशन फंक्शन जो हेयर होते हैं नॉस्ट्रिल्स में, वो भी करते हैं। एंड वी आर हैविंग द नेजल टर्बुलेंस मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। तो वो इतना एफिशिएंट मैकेनिज्म है ना कि लाइक जिन भी पार्टिकल्स का साइज 6 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा ना, वो लंग्स में एंट्री नहीं करते, ठीक है। और जिनका साइज सपोज 1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में रहेगा ना, तो वो है ना स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में सेटल हो जाते हैं, वो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में सेटल हो जाते हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि लाइक ना जो इसीलिए ना टर्मिनल ब्रोंक्यूल की जो भी डिसीजेज होती है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिसीजेस, तो यार वो ना सारी ना कोल माइंस में जो वर्क करते हैं ना उनको हो जाती है, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंकियल डिसीजेस आर कॉमन इन कोल माइंस बिकॉज ऑफ दी सेटल्ड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद है ना, अगर सपोज जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से छोटा है ना, वो तो यार ना वो ना एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर जाते हैं, एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं, और जो एल्वियोलर फ्लूइड है ना वहाँ पे एडहर कर जाते हैं, जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से छोटा रहेगा, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन फंक्शन के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग द इम्यून फंक्शन। यार हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इम्यून फंक्शन में यार ऐसा है ना कि है ना हमारे लंग्स में, मतलब जो एल्वियोलाई है वहाँ पे ना टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं, तो है ना वो अपने को मेजरली जो है इम्यूनिटी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं। उसके अलावा यार ना वी आर हैविंग ना मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो होते हैं ना एल्वियोलाई में, दे आर एंट्रैप्ड बाय द एल्वियोलर माइक्रोफेजेस, ठीक है। तो दे आर एंट्रैप्ड बाय एल्वियोलर माइक्रोफेजेस एज वेल। और यार उसमें भी ऐसा होता है ना कि लाइक अगर सपोज वो डाइजेस्टिबल हैं, अगर वो डाइजेस्टिबल है ना, सो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, उनको डाइजेस्ट कर लेंगे। और अगर वो सपोज डाइजेस्टेबल नहीं है, मतलब अगर दे आर नॉट डाइजेस्टेबल, तो यार उनको है ना अपन उनको वो लोग ना जायंट सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उनका जो है फिर स्लोली डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इम्यून फंक्शन। देन उसके बाद एक होता है यार मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस भी करता है ये, ठीक है। उसके बाद यार यहाँ पे ना मेटाबॉलिज्म होता है एंजियोटेंसिन 1 का,
एंजियोटेंसिन 1 का, ये एंजियोटेंसिन 1 आपको आएगा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, वहाँ बहुत अच्छे से है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 का, एक्चुअली एंजियोटेंसिन 1 जो है ना, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय मीन्स ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ना, ये आता ही लंग से है, ठीक है। तो ये एक इसका हो गया। एक यार सेरोटोनिन का भी जो है मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पे लंग्स पे, तो एक ये हो गया, ठीक है। और यार दूसरा होता है ना वोकलाइजेशन, ये तो मतलब कैसे भूल सकते हैं अपन, वोकलाइजेशन एंड फोनेशन भी जो है होता है, ठीक है। उसके बाद है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसिड बेस बैलेंस। यार एसिड बेस बैलेंस ना हमारे बॉडी में ना 2-3 जगह आएगा, तो यार रेस्पिरेशन में भी आता है। एक्चुअली ना क्या होता है ना, हमारे जो लंग्स है ना वो CO2 को रिमूव करते हैं, तो एक्चुअली CO2 को रिमूव करने से भी एसिड बेस बैलेंस थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है ना, हमारी ब्लड में H पॉजिटिव और CO2 का ना कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रखा जाता है। सपोज हमारी बॉडी में CO2 का लेवल या H पॉजिटिव का लेवल बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से ना रेस्पिरेटरी रेट अल्टर होता रहता है। रेस्पिरेटरी रेट अगर अल्टर होता है ना, तो है ना, एंड दिस रेस्पिरेटरी रेट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंटर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यार ये फर्स्ट वीडियो थी यार, मैंने बनाई थी आज की। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट में बताना, सो दैट मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हो आएगी उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अगर आपको इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम लगी मेरे को प्लीज़ ज़रूर से बताना, क्योंकि सच में वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड यार आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। तो यार मिलते हैं